हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको जो पेपर करवाया था बायोटेक वाला, वो कंप्लीट हो चुका है उस यूनिट के साथ में, और उससे रिगार्डिंग नोट्स भी आपको सेंड कर दिए हैं। सो आज वाली क्लास में हम पढ़ेंगे पेपर थर्ड की यूनिट फर्स्ट। तो आपके पेपर थर्ड है आपके पेपर थर्ड है टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड पैलियोबोटनी। तो जब से इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन से पहले अवायवीय जीवों का निर्माण हुआ, फिर वायवीय जीवों का निर्माण हुआ, उसके बाद में शैवाल आए, कवक आए, फिर आए टेरिडोफाइट्स, उनके बाद में आए जिम्नोस्पर्म, फिर उनके बाद में आए एंजियोस्पर्म। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन होने के साथ साथ उनमें कई अंग भी विकसित होते जाते हैं या कई ऑर्गन्स का निर्माण होता है। तो इस क्लास में हम उन वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स की बात करेंगे जिनका प्रकृति में अस्तित्व है और मोस्टली वो सजावटी पौधे बनाने के काम में आते हैं। सो ये जो पेपर है वो है टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबोटनी। सो फर्स्ट जो सेक्शन में उठा रही हूँ आपके, वो है यूनिट फर्स्ट में टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं? किसी भी प्लांट के किंगडम को या उसकी क्लास को पढ़ने के लिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि उस प्लांट वर्ग में क्या क्या आ सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले टेरिडोफाइट्स शब्द किसने दिया? तो हेक्कल नाम के साइंटिस्ट आए जिन्होंने सबसे पहले टेरिडोफाइट शब्द दिया कि टेरिडोफाइट जैसे भी कुछ प्लांट्स प्रकृति में पाए जाते हैं। और टेरिडोफाइट्स के अध्ययन को टेरिडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो टेरिडोफाइट शब्द है, इससे हमें इंट्रोड्यूस किसने करवाया? हेक्कल ने। और ये जो टेरिडोफाइट्स का अध्ययन है या स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स टेरिडोलॉजी कहलाती है। और फादर ऑफ टेरिडोलॉजी F.O. बोवर को कहते हैं। ये तो बात हुई इसके इंट्रोडक्शन की कि इस शब्द से इंट्रोड्यूस किसने करवाया, टेरिडोफाइट्स के अध्ययन को क्या कहते हैं, और उसके अलावा टेरिडोलॉजी के जनक किसे कहते हैं। किसी भी चीज़ के जनक वो होते हैं जो उस के बारे में पूरी ज्ञान की बातें करते हैं, ये बताते हैं कि सबसे पहले टेरिडोफाइट्स किसने खोजा, और ओवरऑल जो बात बताते हैं कि इन टेरिडोफाइट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, मींस इनकी एनाटॉमी क्या होती है या मॉर्फोलॉजी क्या होती है, इनमें किस किस टाइप से डिफरेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं, या इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, इनकी लाइफ साइकिल होती है, उसके बारे में कंप्लीट जो जानकारी देते हैं वो है फादर ऑफ टेरिडोलॉजी। और फादर ऑफ टेरिडोलॉजी है F.O. बोवर। और अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी, तो क्या होंगे? S.S. बीर। तो फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी S.S. बीर। और सिर्फ आपके ये क्वेश्चन आता है कि टेरिडोलॉजी के जनक किसे कहते हैं, तो F.O. बोवर, और फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी इज F.F. बीर। सो ये तो हुई इसके इंट्रोडक्शन की बात। अब देखो, ये क्वेश्चन भी आपके कंपटीशन में भी आता है और शायद आपके बीएससी में भी आता है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा टेरिडोफाइट प्लांट कौन सा होता है। तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट टेरिडोफाइट्स। तो स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट्स जो नेचर में है वो है
एजोला। और लार्जेस्ट टेरिडोफाइट है साइथिया। तो ये हुए आपके सिलेबस में ओवरऑल इंट्रोडक्शन की बात कि टेरिडोलॉजी किसे कहते हैं, जनक कौन है, ये शब्द किसने दिया, उसके अलावा स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट टेरिडोफाइट्स ये हो जाते हैं। अब देखो टेरिडोफाइट्स को एक्चुअल में प्लांट जगत का सरीसृप कहते हैं या रेप्टाइल्स कहते हैं। टेरिडोफाइट्स को प्लांट जगत का सरीसृप या रेप्टाइल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं वो देखो, जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है या उद्विकास होता है तो अलग अलग जातियों का विकास होता है। तो सबसे पहले अनएरोबिक या अवायवीय जीवों का निर्माण हुआ, फिर एरोबिक वायवीय जीवों का निर्माण हुआ, फिर एल्गी बने या मैं यूँ कहूँ प्रोकैरियोट्स बने, फिर बने यूकैरियोट्स लाइक एल्गी, फंजाई। फिर फंजाई के बाद में सबसे पहले जिन्होंने अपना कदम रखा धरती पे वो है फिर टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के बाद में आए जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बाद में आए एंजियोस्पर्म। तो इस तरह इन्हें इवोल्यूशन हुआ। तो ये सबसे पहले रेप्टाइल्स कहलाते हैं। और टेरिडोफाइट्स की श्रेणी में या इस जो चैन है इसमें वैस्कुलर या वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स को रखा गया है। मीन्स संवहनी अपुष्पोद्भिद। अब ये क्वेश्चन दिमाग में क्वेरी कर रहा होगा कि संवहनी अपुष्पोद्भिद क्या होते हैं। संवहनी अपुष्पोद्भिद वो होते हैं जिनमें जल और खनिज लवण के लिए एकदम अच्छा सिस्टम होता है, वैस्कुलर सिस्टम होता है, लेकिन इनमें रिप्रोडक्शन के लिए फ्लोरल फॉर्मेशन नहीं पाया जाता है, इसलिए इन्हें संवहनी अपुष्पोद्भिद कहते हैं। सो टेरिडोफाइट्स को वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स की श्रेणी में रखा गया है। इट मीन्स इनमें वाटर के संचलन के लिए या उसके अलावा मिनरल्स के लिए, साल्ट्स के लिए प्रॉपर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, संवहन तंत्र पाया जाता है, लेकिन इनमें प्रजनन के लिए या रिप्रोडक्शन के प्रोसेस होने के लिए फ्लोरल फॉर्मेशन नहीं पाया जाता है। यह आपको सभी को पता है कि एंजियोस्पर्म में फ्लोरल फॉर्मेशन पाया जाता है, जिसमें एंड्रोशियम गायनोशियम मीन्स नर जननांग व मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं। फिर उनमें फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन इनमें फ्लोरल फॉर्मेशन नहीं पाया जाता है। इनमें फ्लोरल फॉर्मेशन की जगह कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जो मेल प्लांट्स में अलग होती है, फीमेल्स में अलग होती है, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें दोनों टाइप की पाई जाती है। अब मैं इनकी हैबिटेट की बात करूं तो ये जो मोस्टली प्लांट्स होते हैं वो टेरेस्टेरियल या मैं यूँ कहूँ स्थलीय आवास के पादप होते हैं या प्लांट्स होते हैं। इसके अलावा ये नम व छायादार स्थानों पे पाए जाते हैं। अब मैंने कहा कि ये नम व छायादार स्थानों पे पाए जाते हैं, इट मीन्स इनकी शुरुआत कैसे हुई कि मोस्टली जो इनसे पहले की जो भी स्पीसीज थी, प्लांट स्पीसीज या प्रोकैरियोट्स की मैं अगर बात करूं तो वो क्या थे, जल पे निर्भर थे। तो इनका ये सरीसृप कैसे हुए कि ये जल से थोड़ा उठकर नमी वाली जगह पे आए। तो देखो ये स्थलीय व नम व छायादार स्थानों पे पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं। इनमें फ्लोरल फॉर्मेशन नहीं पाया जाता है। और उसके अलावा अगर मैं इनके हैबिट या आवास की बात करूं तो इनका मुख्य पादप शरीर या मेन प्लांट बॉडी बीजाणुद्भिद होती है। इनका मुख्य पादप शरीर बीजाणुद्भिद या स्पोरोफिटिक होता है। ये जो मुख्य पादप शरीर होता है मीन्स मुख्य पादप शरीर मीन्स इसकी जो जीवन की स्टेज होती है, इसकी लाइफ साइकिल की जो मेन पार्ट होता है वो स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद होता है। इस बीजाणुद्भिद में बीजाणुधानी का निर्माण होगा, बीजाणुधानी में बीजाणुओं का निर्माण होगा और उसके जर्मिनेशन से फिर युग्मकोद्भिद पीढ़ी का निर्माण होता है और इस युग्मकोद्भिद को कहते हैं गैमेटोफिटिक जनरेशन। सो ये देखो, ये जो बीजाणुद्भिद पीढ़ी है ये होती है नेचर में
डिप्लॉइड। तो स्पोरोफिटिक पीडीज की डिप्लॉइड होती है, जो इसका मुख्य पादप शरीर होता है। ये जो बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है या ये जो बीजाणुद्भिद प्लांट होता है, स्पोरोफिटिक प्लांट होता है, ये जड़, तना व पत्ती में डिफ्रेंशिएट होता है। ये रूट, स्टेम एंड लीफ में डिफ्रेंशिएट होता है और ये नेचर में डिप्लॉइड होता है। जब इसमें पाई जाने वाली युग्मकोद्भिद पीढ़ी बीजाणुद्भिद या स्पोरोफिटिक पीढ़ी पे निर्भर करती है। मीन्स अगर इसमें जर्मिनेशन होगा या इसके स्पोर्स में जर्मिनेशन होगा तो ही इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा और गैमेट से गैमेटोफिटिक जनरेशन का निर्माण होगा। अब देखो, इसमें जो बीजाणु निर्माण होता है वो होमोस्पोरिक और हेटेरोस्पोरिक हो सकता है। समबीजाणुक जिसे कहते हैं होमोस्पोरिक और विषम बीजाणु जिन्हें कहते हैं हेटेरोस्पोरिक। सो इनमें स्पोर्स का निर्माण होमोस्पोरिक या हेटेरोस्पोरिक हो सकता है। अब स्पोरिक का मतलब है कि जब उनमें रिप्रोडक्शन चल रहा है, उस रिप्रोडक्शन में अगर समान प्रकार के स्पोर्स बन रहे हैं, एक ही प्रकार के स्पोर्स बन रहे हैं, तो वो होगी होमोस्पोरिक। और अगर उसमें रिप्रोडक्शन के दौरान अलग अलग प्रकार के स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो उन्हें हेटेरोस्पोरिक कहते हैं। तो ये जो इनमें बीजाणुद्भिद पीढ़ी है ये होती है डिप्लॉइड और इस बीजाणुद्भिद पीढ़ी से स्पोरेंजिया का विकास होता है। ये स्पोरेंजिया अब देखो, मैंने कहा कि स्पोरोफिटिक जनरेशन इसमें डोमिनेंट होती है या प्रभावी जो पीढ़ी होती है वो बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है। अब देखो, ये जो इसके अगर मैं लाइफ साइकिल की बात करूं, या सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि इसमें प्लांट्स कितने कितने टाइप से डिवाइड होते हैं। तो बीजाणुओं का निर्माण बीजाणुधानी में होगा, तो बीजाणु को कहते हैं स्पोर्स और बीजाणुधानी को कहेंगे स्पोरेंजिया। तो ये जो इनमें स्पोरेंजिया बनती है, ये स्पोरेंजिया दो प्रकार की होती है, या ये स्पोरेंजिया इनमें, क्योंकि इनमें फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता इसलिए इसमें स्पोरेंजिया का विकास भी पत्तियों पर ही होगा। क्योंकि मैंने कहा इसमें, क्योंकि इसमें फ्लावरल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो जब फूल ही नहीं बन रहा तो स्पोर्स आगे कैसे या गैमेट्स कैसे बनेंगे। तो मैंने कहा स्पोरोफिटिक इसकी मेन जनरेशन होती है जो रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड होती है। तो इन स्पोरेंजिया का विकास पत्तियों पे होता है और जिन पत्तियों पे ये स्पोरेंजिया लगी हुई होती है उन्हें स्पोरोफिल कहते हैं। तो जिन पत्तियों पे या बीजाणुद्भिद स्पोरोफिटिक जनरेशन में जिन पत्तियों पे ये स्पोरेंजिया लगे हुए होते हैं उन्हें स्पोरोफिल कहते हैं। और इन स्पोरोफिल को भी आगे दो क्लास में डिवाइड किया गया है, मेगा स्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल। सो मेगा स्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल नाम से ही पता चल रहा है, मेगा मीन्स बड़े, ठीक है। तो इसमें बड़े आकार के स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, इसमें छोटे आकार के स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। यहाँ मैं ये डिवाइड नहीं कर रही हूँ कि ये मेल है कि फीमेल है, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ आपको कि इसमें मेगा और माइक्रो स्पोरोफिल बनती है। तो मैंने बताया कि स्पोरेंजिया स्पोरोफिल पे विकसित होती है, जो पत्तियाँ होती है, जब इन पत्तियों पे स्पोरेंजिया बन जाएंगे तो ये होंगी स्पोरोफिल। और इस स्पोरोफिल को भी दो क्लास में डिवाइड किया गया है, मेगा स्पोरोफिल एंड माइक्रो स्पोरोफिल। जो मेगा स्पोरोफिल है उसमें मेगा स्पोरेंजिया बनेंगे और जो माइक्रो स्पोरोफिल है उस पर माइक्रो स्पोरेंजिया बनेंगे। इसमें मेगा स्पोर्स बनेंगे, इस पे माइक्रो स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। अब जो ये मेगा स्पोरेंजियम है, इन मेगा और माइक्रो स्पोरेंजियम का निर्माण सेम प्लांट पे भी हो सकता है, मीन्स होमोस्पोरिक भी हो सकता है। और ये जो दोनों टाइप के स्पोरोफिल है वो एक ही प्लांट पे भी हो सकती है और अलग अलग प्लांट पे भी हो सकती है। इस बेस पे ही इन्हें
होमोस्पोरिक और हेटेरोस्पोरिक कहा गया है। तो होमोस्पोरिक क्या होगी, जिसमें या तो मेगास्पोरोफिल होगी या माइक्रोस्पोरोफिल होगी, और हेटेरोस्पोरिक क्या होगा, जिसमें दोनों प्रकार के स्पोर्स बनेंगे। सो इस तरह से आपके स्पोरोफिल को यहाँ पे डिवाइड किया गया है। मोस्टली टेरिडोफाइट्स में होमोस्पोरिक और हेटेरोस्पोरिक दोनों कंडीशन पाई जाती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा परसेंट अगर मैं बात करूं तो वो होमोस्पोरिक होते हैं। तो अगर यूँ कहा जाए कि मोस्टली टेरिडोफाइट्स या मोस्टली टेरिडोफाइट प्लांट्स किस नेचर के होते हैं, तो वो होते हैं होमोस्पोरिक टाइप के, समबीजाणुक प्रकार के, जैसे कि लाइकोपोडियम, इक्विसिटम आदि। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल हो सकते हैं कि उनमें हेटेरोस्पोर्स बनते हैं या विषम बीजाणुक होते हैं, तो वो है मार्सिलिया और सिलेजिनेला। सो मार्सिलिया, सिलेजिनेला आदि में विषम बीजाणुक बनते हैं। इट मीन्स दोनों टाइप के उसमें बीजाणु बनेंगे। सो ये तो हुई इसकी ओवरऑल इंट्रोडक्शन कि टेरिडोफाइट्स होते क्या है, शब्द किसने दिया, तो ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन हुआ। अब मैं अगर इसकी लाइफ साइकिल की बात करूं, मैंने कहा था टेरिडोफाइट्स का जीवन चक्र की अगर मैं बात करूं या इसमें पीढ़ी एकांतरण की बात करूं, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन की अगर मैं बात करूं, तो इसमें पहले स्पोरोफिटिक जनरेशन आती है, फिर गैमेटोफिटिक जनरेशन आती है, फिर इसमें स्पोरोफिटिक जनरेशन आती है, फिर गैमेटोफिटिक जनरेशन आती है। मीन्स डिप्लॉयड अवस्था से हैप्लॉयड, हैप्लॉयड से डिप्लॉयड, ऐसे चलता रहता है। जो गैमेटोफिटिक पीढ़ी होती है वो स्पोरोफिटिक पे निर्भर करती है अपने जीवन में, लेकिन जब वो मैच्योरिटी की स्टेज पे आ जाती है तो वो वहाँ पे स्वतंत्र हो जाती है। तो ये तो बात हुई इसमें बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद की। मैंने बता दिया बीजाणुद्भिद डिप्लॉयड होता है और युग्मकोद्भिद हैप्लॉयड होता है। अब देखो यहाँ पे बीजाणुद्भिद का निर्माण कैसे हो रहा है, स्पोरोफिल पे स्पोरेंजिया बने, स्पोरेंजिया में स्पोर्स बने। तो ये जो जनरेशन है जो जड़ तना पत्ती में विभेदित है वो स्पोरोफिटिक होती है, डिप्लॉयड होती है। जबकि मैं युग्मकोद्भिद की बात करूँ तो स्पोर मदर सेल में स्पोर्स बनने के बाद में जब उनका फ्यूज़न होता है या फ्यूज़न से पहले के जो गैमेट्स बनते हैं, हैप्लॉयड जो कंडीशन होती है, युग्मक बनने की तक की प्रक्रिया को युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो उसमें जब जब युग्मक कैसे बनेंगे, स्पोर्स में जर्मिनेशन होगा, मेल और फीमेल डिवाइड होंगे, या ये जो कंडीशन है यहाँ तक कि स्पोर्स के जर्मिनेशन से लेके ये जो कंडीशन होगी वो युग्मकोद्भिद होगी, हैप्लॉयड होगी। आपको पता है गैमेट्स हमेशा हैप्लॉयड्स होते हैं, तो ये हैप्लॉयड कंडीशन युग्मकोद्भिद होगी। और इन युग्मकों का निर्माण किस पे होगा, प्रोथेलस पे। तो प्रोथेलस सुकाय जिसे हम कहते हैं, तो युग्मकोद्भिद को हम सुकाय भी या प्रोथेलस कहते हैं, जो जड़ तना पत्ती में विभक्त नहीं होता है। किसी भी चीज़ को थैलस आप कब कहोगे, जब वो रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं होता है और एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जो सुकाय होता है, तो इसे हम प्रोथेलस कहेंगे। तो इसका जो युग्मकोद्भिद होता है वो थैलस के रूप में होता है और इस पे एंट्रीडियम और आर्किगोनियम का फॉर्मेशन होता है। मींस इसमें या तो सेम थैलस पे या अलग अलग थैलस पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। सो इस तरह ये आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पे इसमें ख़त्म होता है। हाँ, एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें क्या हैं, एग्ज़ाम में आपके
टेरिडोफाइट्स में बड़ा क्वेश्चन ये भी आता है कि उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो आपको उसके इंट्रोडक्शन से लेके उसके लाइफ साइकिल तक के बारे में आपको बताना है। उसमें ये भी बताना रहेगा आपको कि स्पोरोफिटिक जनरेशन क्या होती है, गेमेटोफिटिक जनरेशन क्या होती है। स्पोरोफिटिक जनरेशन हैप्लॉइड होती है कि डिप्लॉइड होती है, उसमें किनका निर्माण होता है, ये ओवरऑल आपको बताना होता है। सो आपके टेरिडोफाइट्स में क्वेश्चन पूछा जाता है टेरिडोफाइट्स के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अलावा उसके क्लासिफिकेशन, उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, और लास्ट एंड लीस्ट इनमें कुछ ज़रूरी प्रोसेस होती है एपोस्पोरी और एपोगेमी। तो ये जो प्रोसेस है इन पे आपके क्वेश्चन आते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।